नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। हरिद्वार से खबर, जहां डाडा जलालपुर में शोभा यात्रा पर पथराव का मामला सामने आया है। 12 नामजद और 40 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आगजनी करने वालों को चिन्हित भी कर लिया गया है। डाडा जलालपुर गांव में पीएसी तैनात है। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर यह पथराव हुआ था। 6 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जलालपुर गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर हुए पथराव के मामले में पुलिस ने 12 नामजद और 40 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पथराव के बाद बवाल करते हुए गाड़ी को भी आग के हवाले किया गया। बता दें कि शनिवार देर रात ग्रामीणों ने हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाली, जिसके बाद कुछ अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की। 6 से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं। तनावपूर्ण माहौल हो गया है। तनाव की सूचना पर जिलाधिकारी और एसएसपी तत्काल मौके पर पहुंचे। आसपास के कई थानों की फोर्स के साथ पीएसी को भी मौके पर बुलाकर स्थिति को काबू में लाने के लिए कहा गया। गनीमत यह रही कि पुलिस से पहले शोभा यात्रा चल रही थी। पुलिस ने तत्काल ही इस पथराव की सूचना आला अधिकारियों को दे दी, जिसके बाद डीएम, एसएसपी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सब मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में पाया गया। ये कल शाम हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान ये जो डाडा जलालपुर गांव है, वहाँ पे कतिपय व्यक्तियों के द्वारा इस शोभा यात्रा की तरफ पथराव किया गया और जिसके बाद वहाँ पर सांप्रदायिक जो सौहार्द था वो खराब हुआ। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और शोभा यात्रा पूर्ण हुई है। इस संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसमें जो नामित व्यक्ति हैं, इनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई है। ये 13 लोगों के और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन चूंकि ये जुलूस निकल रहा था और इस पर पथराव हुआ है तो निश्चित रूप से इसी से कोई जुड़ी हुई चीज़ होगी, लेकिन इसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाँ, मौके पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात है। गाँव में भी हमारे करीब 60 से अधिक पुलिसकर्मी लगातार वहाँ पर मौजूद। सुमित सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या जानकारी मिल रही है? फिलहाल माहौल कैसा है उत्तराखंड का, हरिद्वार का खास तौर पर? बिल्कुल, ये जो पथराव हुआ था, पथराव के बाद में लगभग 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और 40 लोग अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तो जिसमें से कुछ लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी की छानबीन वो जांच जारी है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि पूरे कई प्रदेशों में ऐसी घटना हुई, तो उस घटना में उत्तराखंड में भी, ये उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में भी ये घटना घटी थी। क्योंकि जो जुलूस निकल रहा था, जुलूस में पथराव हुआ और पथराव के बाद में तमाम उस पूरे गाँव के उस क्षेत्र में पुलिस पूरी तरह से तैनात हो गई थी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं करण माहरा ने संभाला प्रदेश अध्यक्ष का पदभार। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव रहे मौजूद। कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम हुआ है। नेताओं की नाराजगी के बीच पदभार संभाला है करण माहरा ने। सारा कार्यकर्ता यहाँ है, संगठन यहाँ है और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जन यही हैं। जो माना जाए कि गुटबाजी खत्म है। निश्चित ही मैंने पहले भी कहा, मैं परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ, सबका प्यारा हूँ, कोई गुटबाजी नहीं है, सब ठीक है, सब सामान्य है। विस्तार कब तक हो जाएगा कार्यकारिणी का विस्तार? देखिए, 3 महीने का मैंने आपसे समय मांगा गया है, 3 से 4 महीने, क्योंकि पहले पूरे उत्तराखंड का दौरा करूंगा, कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र को पूरा घूमूंगा, लोगों से जनभावनाएं मांगूंगा, कार्यकर्ता क्या चाहता है, किन लोगों को चाहता है, कौन काम करना चाहता है। मेरा उद्देश्य रहेगा कि जो भी पदाधिकारी बने वो 5 साल में कम से कम 70 के 70 विधानसभाओं में जाके लोगों से मिले, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए और कार्यकर्ताओं को ये उनसे पहचान हो, जान पहचान हो, तभी वो यहाँ बना रह सकता है। अन्यथा जो काम नहीं करेंगे उनकी आवश्यकता नहीं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर करण माहरा की आज कांग्रेस भवन में ताजपोशी हो गई है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। करण माहरा का कहना है कि अब उनका संगठन 400 का कुनबा नहीं बल्कि एक छोटा और मजबूत संगठन होगा। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से बात की हमारे संवाददाता संदीप नेगी ने। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर करण माहरा ने कमान संभाली है। सर, कहीं ना कहीं अब आपने नई कमान संभाली है, कहीं ना कहीं चुनौतियां भी जरूर होंगी, क्योंकि अब लगातार पार्टी को आगे लेकर जाना। निश्चित ही चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि जिसमें एक जम्बो संगठन था, उसको मुझे कम करना है ताकि मैं उसको अच्छे से उनसे काम करा सकूं। और कार्यकर्ता, जो जमीन का कार्यकर्ता जो हतोत्साहित है, जिसको किसी ने आज तक मुंह लगाया या नहीं लगाया, परेशानी में है, उनके उत्साह को बढ़ाना है, कांग्रेस की नीति रीति से उन्हें जोड़ना है।
ये बहुत ही जरूरी है कि मैं जो हमारे ग्रास रूट वर्कर हैं उनकी हिम्मत अफजाई कराऊं, उनको प्रेरणा दे सकूं, उनके साथ में कंधे से कंधे मिला के काम कर सकूं। मुझे सोपानों में बैठ के काम करना नहीं है, मुझे जमीन में बैठ के अपने कार्य करना है। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल ये भी, कुछ लगातार विधायक को नाराज भी दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में ये जो अपना कुनबा है उसको मजबूत रखने के लिए कहीं ना कहीं एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मेरा काम है सबसे वार्ता करना, अवांतहीनता ना हो इसके लिए कोशिश करूंगा। और मुझे पता है कि वो जो भी विधायक बने वो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं और कांग्रेस को कमजोर होते हुए नहीं देख सकते। निश्चित ही वो अगर कोई नाराजी हो, पहले तो नाराजी है नहीं, अगर कोई नाराजी भी होगी तो कांग्रेस का कोई विधायक जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ आज तक रहा है वो कैसे कांग्रेस को कमजोर होते हुए देख सकता है। और जो कांग्रेस को कमजोर होते हुए देख सकता है वो कांग्रेस का था ही नहीं, उसके जाने नहीं जाने से हमको फर्क नहीं पड़ता। संगठन कब तक बनेगा लगभग? संगठन मैं पूरे 3 से 4 महीने लूंगा, क्योंकि मैं पहले पूरे उत्तराखंड का दौरा करूंगा, उत्तराखंडियत को असल में समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ तराई है, भावर है, हमारे यहाँ पर्वतीय टोपोग्राफी है, 3 किस्म की तो भूभाग है, उसके अलावा कमिश्नरियां बटी हुई हैं। लोगों से मेरे को मिलके उनके अंदर की चीजों को समझने की आवश्यकता है। अलग अलग जगहों में कांग्रेस को अलग अलग तरीके से काम करने की आवश्यकता है। मैं उन सब चीजों में विचार विमर्श के बाद अपना जो मेरी कैबिनेट होगी, मेरा जो अपना साथी लोगों का जो ग्रुप होगा उसको बनाने का। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ करण मेहरा, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर आने वाले 3 से 4 जो महीने का समय रहेगा उसमें कहीं ना कहीं संगठन को और मजबूत बनाएंगे। संदीप नेगी, न्यूज इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड बीजेपी के भीतर घातियों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट को अनुशासन समिति के पास भेजा गया। जल्द ही भीतरघातियों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। विधानसभा चुनाव 2022 में भीतरघात किया गया था। कई सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने आरोप लगाया था। बीजेपी ने हारी हुई 23 सीटों पर समीक्षा की थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली थी 57 सीट। 2022 के चुनाव में 47 सीट ही जीत सकी थी बीजेपी। 10 सीटों का बीजेपी का नुकसान हुआ था। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की भीतरघातियों की रिपोर्ट तैयार हो गई है और इस पर समीक्षा भी की जा रही है। जल्द ही भीतरघातियों पर कार्रवाई हो सकती है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के मुताबिक विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान कई विधानसभाओं में अनुशासनहीनता के मामले भी सामने आए थे। रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद अनुशासन समिति को सत्यापन के लिए भेजा गया है। 1 सप्ताह के भीतर ही सत्यापन के बाद आगे की कार्रवाई होगी। बता दें कि बीजेपी ने हारी हुई 23 सीटों पर पार्टी के पदाधिकारियों को समीक्षा के लिए भेजा था और अब इस पर चर्चा हो रही है। हम आज आए हैं यहाँ पर, हमने सभी विधानसभाओं पर कुछ कंप्लेंटें आ रही थी चुनाव को देखते हुए और हमने सारे वरिष्ठ अपने कार्यकर्ताओं को सब विधानसभाओं में भेजा था। वहाँ से कुछ रिपोर्ट वो लेकर आए हैं। कुछ जगह अनुशासनहीनता भी हुई है, उसके सत्यापन के लिए अब हमने अनुशासन समिति जो है उनको दे दी है रिपोर्ट और वो आने वाले समय में जब भी हफ्ते 10 दिन में रिपोर्ट देंगे फिर उस पर संगठनात्मक बैठकर चर्चा करेंगे सभी लोग और क्या कार्रवाई करनी है उस पर निर्णय करेंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने रुद्रपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ ही सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पंकज चौधरी ने उधम सिंह नगर के अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं की समीक्षा भी की। मोदी जी की जो सोच है, कल्पना है कि सबका विकास होना चाहिए और उन्होंने जो योजना चलाई कि देश में जो जिले कुछ मानकों पे पिछड़े रह गए, ऐसा पूरे देश में 117 जिले हैं, 28 प्रदेशों में बटे हुए हैं। उत्तराखंड में 2 जिला है, एक उधम सिंह नगर, एक देहरादून। और उसका जो कि सामाजिक समरसता सप्ताह हम लोग समझते, उसका मतलब यही कि सबको बराबर की हिस्सेदारी मिले। और बीच में कोविड के नाते बहुत रिव्यू नहीं हो पाया था आकांक्षी जिलों का, उसका रिव्यू के दृष्टिकोण से मैं यहाँ पर आया हूँ कि क्या अभी प्रगति है, क्या यहाँ पे कमी है और जो उसका उचित होगा उसका। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के किनारे यात्रियों और पर्यटकों के लिए बनाए गए घाट खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और घाटों में नदी का मलबा भरा हुआ है। यात्रियों के अलावा स्थानीय लोगों को भी इन घाटों का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। बरसाती सीजन गुजरने के 6 महीने बाद भी इन घाटों की सफाई नहीं हो पाई है। तो वहीं नगर पालिका के सभासद सुरेंद्र सिंह ने कहा कि आगामी यात्रा सीजन को देखते हुए नगर पालिका को घाटों की सफाई करने के लिए कहा गया है। आपका सही कहना है कि घाटों का जो भरान हो चुका है, क्योंकि हमेशा जब भी बरसात के समय में पूरा चारों ओर जितने भी घाट बने हैं सब में रेता भर जाता है और रेत के साथ साथ गंदगी भी पहुंच जाती है। तो इस विषय में नगर पालिका को हमने भी अवगत करा चुके हैं
कि जल्द से जल्द इन घाटों की सफाई की जाए, ताकि आने वाले जो यात्री लोग हैं उनको वो घाटों का आनंद ले सकें और माँ गंगा के किनारे आराम से बैठकर अपना भजन कीर्तन कर सकें। आपका सही कहना है। रुद्रप्रयाग में एनपीसीसी के निर्माणाधीन गड़गू मोटर मार्ग पर कछुआ गति से कार्य होने और मार्ग निर्माण में गुणवत्ता को दरकिनार करने सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर गड़गू गांव के ग्रामीणों ने गड़गू से गैड़ तक विशाल प्रदर्शन किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए राज्य सरकार और एनपीसीसी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ग्रामीणों ने विभिन्न स्थानों पर चल रहे निर्माण कार्य को भी रुकवाया और तहसील प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर 10 मई को रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर चक्का जाम की चेतावनी दी। आज़ादी के इतने वर्षों बाद हमारे ग्रामीणों ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, मातृशक्ति ने, युवाओं ने संघर्ष किया और कई वर्षों के बाद हमें ये सड़क मिली। मार्च 2019 को इसका काम शुरू हुआ था और विभाग की अगर बात करें तो मार्च 2022 तक उन्होंने ये काम फाइनल करना था, लेकिन अभी तक यहाँ दीवारें नहीं लगी, लोगों के खेतों का मुआवजा नहीं मिला है, गाँव के पैदल रास्ते टूट गए हैं और विभाग यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं। सरकार का कोई प्रतिनिधि हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठेकेदार की बात करें, वो किसी बाहुबली मंत्री के आदमी हैं। हम तो कह रहे हैं वो मंत्री जी आए, हम काली पट्टी बांध के उनका पुतला दहन करेंगे सामने सामने, लेकिन वो मंत्री जी एक बार आए तो सही जनता के बीच में। मैं तो कहता हूँ धिक्कार है ऐसे मंत्रियों को जिनके बाहुबली और जिनके ठेकेदार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिनकी वजह से हमें यहाँ पे आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा। नगर निगम हरिद्वार में चोरों ने एमएनए सहित कई दफ्तरों पर धावा बोला है। चोर इन दफ्तरों के ताले तोड़कर कई फाइलें लेकर फरार हो गए हैं। चोरों की ये पूरी करतूत दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बड़ी बात तो ये है कि निगम में बकायदा नाइट शिफ्ट में चौकीदार रहता है, लेकिन उसे भी चोरों की भनक नहीं लगी। अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साहब ने मुझे सूचना दी थी फ़ोन से, तो मैंने तुरंत चौकी इंचार्ज को वहाँ पे भेजा। तो चौकी इंचार्ज ने अपने जो फिजिकल इंस्पेक्शन वहाँ पे है उस पर देखा कि वहाँ 2-3 ताले टूटे हैं और सीसीटीवी में ये बात कवर भी हो रही कि कोई व्यक्ति वहाँ कुछ ढूंढने की फिराक से गया था। अभी तक की सूचना के अनुसार, तथ्यों के अनुसार कुछ विशेष चीज़ चोरी नहीं हुआ, तो ऐसा लगता है कि किसी फाइल या किसी पर्टिकुलर किसी एक विशेष चीज़ को ढूंढने के लिए वो व्यक्ति वहाँ गया था। बाकी सीसीटीवी में और सर्च कर रहे हैं, जो वहाँ के कर्मचारी, उनसे पूछताछ की जाएगी। और जैसा मुझे एमएनए साहब ने बताया कि वो एक चौकीदार भी रात को रखते हैं, तो इन सब से पूछताछ के बाद चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, एक बार हम उसको पूरा चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या वो व्यक्ति कौन था, क्या उसका मकसद था। तो चीज़ें जब एग्जैक्ट फैक्ट में आ पाएंगी तब हम बता पाएंगे। हरिद्वार के भादराबाद इंडस्ट्री एरिया में स्थित कंपनी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। आपको बता दें कि एनस्लाइट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आग की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम देर से पहुंची। उससे पहले कंपनी में मौजूद कर्मचारियों के द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया गया। आग लगने के कारण अभी तक साफ नहीं हो पाए, लेकिन माना जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हरिद्वार पहुंची विजिलेंस की टीम ने ऊर्जा निगम के एसडीओ को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल एसडीओ ने जगजीतपुर क्षेत्र में बिजली का नया कनेक्शन देने के एवज में एक व्यक्ति से 20,000 रुपए की मांग की थी। पैसे नहीं देने पर एसडीओ लंबे समय से आवेदनकर्ता को चक्कर कटवा रहा था। पीड़ित ने विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराने के बाद टीम ने आरोपी एसडीओ को पकड़ने के लिए जगजीतपुर क्षेत्र के सब स्टेशन पहुंचकर कार्रवाई करते हुए एसडीओ संदीप शर्मा को गिरफ्तार किया है। लगभग 10 घंटे से उनसे पूछताछ हुई और मुझे लग रहा है कि इसमें कोई साजिश है, क्योंकि विजिलेंस अगर उनके खिलाफ कुछ उनके पास सबूत था तो वो सबूत तो चाहे वो 10 मिनट में हो, चाहे आधे घंटे में हो, चाहे 10 घंटे में हो, तो वो तो अगर कोई उनके अगेंस्ट कोई ठोस सबूत था तो वो आधे घंटे में उनके अगेंस्ट हो सकता था। साजिश इसलिए लग रही है ना, अगर वो मतलब उसमें पकड़े गए तो वो तो आधे घंटे में प्रूफ था। 10 घंटे में मान ले कोई आदमी अगर पैसा दे के पकड़ा जा रहा है तो वो तो आधे घंटे में प्रूव, 10 मिनट में प्रूव हो जाएगा। अगर 10 घंटे से हमारे उपखंड अधिकारी महोदय को बैठा के रखा, उनसे पूछताछ की जा रही, तो इसका मतलब हम क्या समझे? हमें तो लग रहा है कि इसमें साजिश है, हमारे अधिकारी को फंसाया जा रहा है।
मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होते ही पेयजल की समस्या शुरू हो गई है। मसूरी के 12 केची मार्ग पर स्थित सपेरा बस्ती में पिछले 1 महीने से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी के सपेरा बस्ती में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से नाराज हैं लोग। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन मजदूर संघ के नेतृत्व में सपेरा बस्ती की महिलाओं और लोगों ने गढ़वाल जल संस्था में पहुंचकर कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और जल्द पेयजल आपूर्ति की मांग की है। बता दें कि सपेरा बस्ती में रहने वाले करीब 85 परिवारों के पास पेयजल के कनेक्शन नहीं है। ऐसे में सरकारी नल पर ही ये लोग निर्भर हैं। ये है हमारे पिछले 1 महीने से हमारे बस्ती में पानी नहीं आ रहा। वहाँ 80-85 घर है, आबादी कम से कम 500 आदमी है वहाँ पे, और वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। 1 महीने से हमारे पास पानी नहीं आ रहा। इसके कारण हमने यहाँ जलस्थान में एप्लीकेशन भी दिया था, और यहाँ जब भी हम एप्लीकेशन दिए तो यहाँ से हमें 2 नंबर मिला, बोलो इनको फ़ोन कर लो, आपके पास जो है कि आदमी आके सही कर देगा। और जब भी हमने उनको फ़ोन करा तो उन्होंने हमारा जब भी हम फ़ोन किए तो वो सीधा यही बोल रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है। रूप से मसूरी में सीज़न से पहले ही पानी की भारी किल्लत हो गई है, पेयजल की भारी कमी है। माल रोड से जुड़ता हुआ क्षेत्र जो है 12 कैंची का क्षेत्र जो किंगरेक को जोड़ता है, वहाँ पे करीब 85 परिवार वास करते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि पिछले 1 महीने से पानी नहीं आया, और हमारे कई बार निवेदन करने से, आग्रह करने पर भी कोई पानी की वहाँ सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई है। मसूरी में जहाँ एक तरफ 144 करोड़ की योजना पानी की चल रही है, वहाँ कुछ हज़ार कुछ लाख रुपए देने पे अगर एक समाज को, एक निम्न वर्ग के समाज को अगर पानी की आपूर्ति हो जाती है, जिससे कि अपनी एक महामारी से बच सके, बच्चों को साफ सुथरा रख सके, उसकी सुविधा सरकार को, प्रशासन को करानी चाहिए। का बहुत दिक्कत हो रहा है, कहीं कहीं से पानी लाया, गैस गोदाम से, हुसैनगंज से नाला पानी जाता है कपड़े लत्ते धोने के लिए। कोई ना कर तो बच्चा को तो पानी देना पड़ेगा, नहीं देता यहाँ आता है तो आजकल क्या ऐसा देख के बोलता है जाओ ठीक कर दूंगी। नहीं देने का मन हो तो डायरेक्ट बोल दो मैं पानी नहीं दे सकता। कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा? 1 महीना से काफी हो गया सर, पानी देता ही नहीं है। हम लोग आता है घूर के चल जाता है। सरकार द्वारा पानी के लिए मसूरी में 1 करोड़ों की स्कीम चलाई जा रही है, परंतु खेत की बात यह है कि मसूरी में जो गरीबों की बस्तियां हैं, मजदूरों की बस्तियां हैं, उन बस्तियों में पानी की आपूर्ति जल संस्थान नहीं कर पा रहा है, जिससे जो है गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को बड़ी दिक्कत होती है। पहले तो पूरे मसूरी का हाल है, जबकि अभी सीजन तैयार नहीं हुआ है। सीजन आने पर क्या स्थिति होगी कि अभी जो है आम लोकल लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। अब टूरिस्ट को कैसे पानी दे पाएंगे ये तो जल संस्थान जाने, परंतु बड़ा दुर्भाग्य है कि लोकल लोग जो गरीब मजदूर हैं, जिनको बच्चों को नहलाने धुलाने और पीने तक की पानी की बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, इसी वजह से आज ये सब लोग यहाँ पर आकर। पौड़ी में नगर पालिका की सराहनीय पहल देखने को मिली है। ग्रामीणों को शुद्ध पानी मुहैया करवाने के लिए जिले के अलग अलग जगहों पर पानी के एटीएम लगवाए गए हैं, जिसके चलते स्थानीय जनता समेत बाहर से आए पर्यटकों को पीने का शुद्ध पानी मिले। नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम का कहना है कि पानी के एटीएम के लिए उनकी तरफ से शासन से आग्रह किया गया था और उनके आग्रह पर ओएनजीसी के CSR फंड से ये एटीएम लगवाए जा रहे हैं। 3 जगह हमारे एटीएम लग रहे हैं। एक तो कंडोलिया मैदान के सम्मुख लग रहा है, एक रामला मैदान के सम्मुख, एक एजेंसी में, और चौथी जगह स्टेशन पे, क्योंकि सुलभ जगह नहीं मिल पा रही है और स्टेशन में लगना ज़रूरी था। हालांकि वहाँ पर पानी की टंकी अभी है, तो उसमें हम सुचारू पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। फिलहाल शहर के अंदर 3 जगह हम पानी के एटीएम लगा रहे हैं। जल संस्थान उसमें पानी के कनेक्शन जोड़ेगा और विद्युत विभाग उसमें जो है बिजली का संयोजन देगा। तो नगर पालिका अपने प्रयास से शासन के साथ सहयोग लेकर, सरकार हमें सहयोग कर रही है, तो निश्चित रूप से ये साल जो है नगर पालिका के लिए और पौड़ी के लिए और बेहतर होगा। 3 जगह लालकुआं में 18 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक विशाल कैंप लगाने जा रहा है। जिले के तमाम विभाग इस कैंप में हिस्सा लेंगे और अपने अपने स्टॉल्स लगाएंगे। कैंप में जनता को जागरूक करने के साथ उनका हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा। बता दें कि नैनीताल के डीएम और लोकसभा सांसद समेत लालकुआं विधायक भी कैंप में शामिल होंगे। डोनेशन कैंप तथा ब्लड प्रेशर और शुगर, कैंसर, इसकी जांच के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारियाँ दी जाएंगी। योगा का कार्यक्रम किया जाएगा और एक वॉलीबॉल युवा कल्याण की तरफ से वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है। कठपुतली एक डांस की तरफ से
एक लोगों को जन संदेश दिया जाएगा स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड जो भी होगा। और इसके अलावा अन्य विभागों से भी हमारे कार्यक्रम होंगे, आँखों की जांच होगी, हमारे कोविड टीकाकरण कार्यक्रम होंगे और इम्यूनाइजेशन, नॉर्मल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम होंगे तथा HIV, एड्स, टीबी जितने भी स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं उन सभी लोगों के स्टॉल लगेंगे और उससे जनमानस को अधिक से अधिक संख्या में लाभ। देहरादून से आई विजिलेंस विभाग की विशेष टीम ने कनखल क्षेत्र के एक बिजली घर पर छापेमारी कर एक अधिकारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि रिश्वत मांगने की शिकायत बीजेपी पार्षद ने की थी। बता दें कि जगजीतपुर के राजा गार्डन से बीजेपी पार्षद लोकेश पाल के भाई महेश पाल ने खोखरा तिराहा के पास नया मकान बनाया है। मकान में बिजली का कनेक्शन लेने के लिए उन्होंने 4 महीने पहले ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन एसडीओ संदीप शर्मा कभी निरीक्षण तो कभी निचले कर्मचारी की रिपोर्ट का बहाना बनाते हुए टाल दिया करते थे। आरोप है कि एसडीओ ने कनेक्शन की एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने इसकी सूचना विजिलेंस टीम को दी है, टोल फ्री नंबर पर कॉल कर दी, जिसके बाद संदीप शर्मा की गिरफ्तारी हुई है। लगभग 10 घंटे से उनसे पूछताछ हुई और मुझे लग रहा है कि इसमें कोई साजिश है, क्योंकि विजिलेंस अगर उनके खिलाफ कुछ उनके पास सबूत था तो वो सबूत तो चाहे वो 10 मिनट में हो, चाहे आधे घंटे में हो, चाहे 10 घंटे में हो, तो वो तो अगर कोई उनके अगेंस्ट कोई ठोस सबूत था तो वो आधे घंटे में उनके अगेंस्ट हो सकता था। साजिश इसलिए लग रही है ना, अगर वो मतलब उसमें पकड़े गए तो वो तो आधे घंटे में प्रूफ था। 10 घंटे में मान ले कोई आदमी अगर पैसा दे के पकड़ा जा रहा है तो वो तो आधे घंटे में 10 मिनट में प्रूव हो जाएगा। अगर 10 घंटे से हमारे उपखंड अधिकारी महोदय को बैठा के रखा, उनसे पूछताछ की जा रही, तो इसका मतलब हम क्या समझे? हमें तो लग रहा है कि इसमें साजिश है, हमारे अधिकारी को फंसाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश प्रभारी दुर्गेश पाठक ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आहट से बीजेपी डर गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना हिमाचल का दौरा एक दिन के लिए और बढ़ा दिया है। बता दें कि 23 तारीख को अरविंद केजरीवाल कांगड़ा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कांगड़ा के चंबा ग्राउंड शाहपुर में अरविंद केजरीवाल विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरा नाम दुर्गेश पाठक, मैं हिमाचल प्रदेश का प्रभारी हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से। साथियों, पता चला कि नड्डा साहब की जो विज़िट कांगड़ा में जब हमने अनाउंस किया कि अरविंद केजरीवाल 23 तारीख को कांगड़ा आएंगे, तो सबसे पहले तो नड्डा जी ने अपनी 1 दिन की विज़िट रखी और अभी पता चल रहा है कि वो विज़िट उन्होंने 2 दिन की कर दी। तो इसका मतलब है कि खौफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बीजेपी में। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले जयराम ठाकुर जी का स्टेटमेंट आया बिजली, पानी और महिलाओं के बस के ऊपर, तो पूरा डर है। सोचिए कि अरविंद केजरीवाल की मात्र आहट से अगर हिमाचल के लोगों का इतना फ़ायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को 2-2, 3-3 दिन यहाँ बैठना पड़ रहा है, तो इसका मतलब सोचिए कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार इतनी अगर हिमाचल में आ जाए तो कितना फ़ायदा होगा लोगों को। तो हम सबको मिलकर आम आदमी पार्टी को जिताना है। हिमाचल की जनता बदलाव चाहती है और यही कारण है नड्डा जी, जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर, ये सारे लोग डरे हुए हैं। इनको पता है कि ज़मीन खिसक रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।